खत्म हुआ यूपी महासंग्राम के चौथे चरण का चक्रव्यूह। चौथे चरण में यूपी में हुई 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग। लखनऊ में राजनाथ सिंह, पंकज सिंह ने डाला वोट। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लखनऊ के ऐशबाग में किया मतदान। लखनऊ में मॉल एवेन्यू पोलिंग बूथ पर मायावती ने डाला वोट। सतीश चंद्र मिश्रा ने भी किया मतदान। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने किया मतदान। यूपी सरकार के मंत्रियों ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने डाला वोट। बीजेपी की जीत का किया दावा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कड़ी सुरक्षा के बीच लखीमपुर में अपना वोट डाला। यूपी सरकार के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी की वोटिंग। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज चौथे चरण के चुनावी महासंग्राम में चक्रव्यूह का द्वार बंद हो गया। इसे किसने भेदा और किसने नहीं, 10 मार्च को साफ होगा। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें रायबरेली में 5 सीटें, सीतापुर में 9 सीटों पर वोटिंग हुई तो हरदोई में 8 और लखनऊ में 9 सीटों पर मतदान हुआ। लखनऊ में तमाम वीआईपी और दिग्गजों ने वोट डाले। उन्नाव में 6 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं पीलीभीत और बांदा में 4-4 सीट पर वोटिंग हुई है। लखीमपुर खीरी में 8 सीटों के लिए मतदान तो फतेहपुर में 6 सीटों पर लोगों ने वोट कास्ट किया। यूपी में अब तक 231 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 172 सीटों के लिए अभी 3 चरण में मतदान बाकी है। और इस चरण की बात करें, चौथे चरण की बात करें तो इसमें न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की किस्मत बल्कि केंद्र के कई मंत्रियों की ताकत का भी अंदाजा लगेगा इसके नतीजों के साथ। और अब आपको दिखाते हैं उन दिग्गजों की तस्वीरें जो आज पहुंचे वोट डालने के लिए, जिन्होंने अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट कास्ट किया। कोई अपने परिवार के साथ पहुंचा, कोई अकेले पहुंचा था। 10 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, लखनऊ कैंट से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश पाठक और यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने वोट कास्ट किया। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने भी वोट डालने वो भी पहुंचे और दावा किया कि बहुमत के साथ बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। कौशल किशोर, पंकज सिंह, उन्होंने भी मतदान किया तो वहीं उन्नाव में साक्षी महाराज ने वोट कास्ट किया। रायबरेली में अदिति सिंह वो वोट डालने पहुंची जो बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं। इस बार चौथे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है और आज इनका सियासी भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। नतीजे 10 मार्च को आने हैं। और लखनऊ से बीजेपी के सांसद राजनाथ सिंह ने भी आज वोट कास्ट किया। लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान, जनसभा के दौरान राजनाथ सिंह विरोधियों पर, विपक्षी दलों पर हमलावर हो रहे हैं और आज जब उन्होंने मतदान किया उसके बाद जीत का दावा किया है कि बीजेपी एक बार फिर से बहुमत में सरकार बनाने वाली है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जीत का दावा किया है। उन्होंने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी नकली अंबेडकरवादी है। यूपी के डिप्टी सीएम ने फिर से बहुमत के साथ सरकार में आने का दावा किया है। जनता ने देखा है कि एक सुशासन देने वाली सरकार, विकास करने वाली कोई सरकार है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में गुड गवर्नेंस और साथ ही साथ डेवलपमेंट के मामले में यदि कोई अव्वल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आखिरी सवाल सर, इसका मतलब 10 तारीख को बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कहीं इतनी वेव न चल जाए 2/3 मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो जाए उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ा है तो बीएसपी को अकेले
दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो विजय की यात्रा है उसकी गति और तेजी के साथ में बढ़ने लगी और मैं कह सकता हूं कि चौथे चरण के बाद जो विपक्ष की हार का दोहरा शतक बनेगा और बीजेपी की जीत का दोहरा शतक से भी ऊपर हम लोग अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं कह सकता हूं कि इस समय बीजेपी की आंधी पूरे प्रदेश में चल रही है और 7वां चरण के समाप्ति के बाद ये आंधी तूफान में बदल जाएगी और पिछला रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। कई जगहों पर वोटिंग देरी से शुरू हो पाई, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी देखने को मिली। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों ने वोट का बहिष्कार भी किया, लेकिन शायर मुनव्वर राणा वो पहुंचे थे वोट डालने, लेकिन वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं था, जिससे काफी वो मायूस दिखे। लेकिन ये भी कहा कि इस बार वो वोट तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन किसी के सामने इसके लिए कोई बात भी नहीं करेंगे, किसी से कोई संपर्क भी नहीं करेंगे। दिल में कुछ मलाल है, इस बार उन्होंने वोट नहीं किया है। राणा साहब, वोट नहीं किया आपने, क्या हो गया? देखिए, ऐसा है कि हम उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, जैसी मेरी हेल्थ है, इसमें हर दिन ये एहसास होता है कि कहीं से कुछ कम हो रहा है। तो अगर वोटिंग करने हम नहीं गए या वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद जिंदगी की लिस्ट में हमारा नाम अब नहीं रह गया। अब मैं बैक कर रहा हूं, शायद मैं दुनिया से वापस कर रहा हूं। तो इस उम्र में, जवानी में नाम करता है आदमी, भूल जाता है, दौड़ भाग करता है, मेहनत करता है, नाम पड़ जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन इस उम्र में न हम कहीं जाने वाले हैं कि हमें साहब फिर से वोट देने दीजिए, न कुदरत ने इस काबिल रखा है। तो अब जाहिर सी बात है कि एक धक्का ये लगा कि इसका मतलब है कि हम इस दुनिया की लिस्ट में भी नहीं हैं, इसीलिए हमारा नाम वोटर लिस्ट में भी नहीं। चौथे चरण का मतदान संपन्न हुआ। अब 5वें और छठे 7वें चरण की लड़ाई तेज हो चली है। यूपी में 5वें चरण के लिए पीएम मोदी ने आज बाराबंकी और कौशांबी में बड़ी जनसभा की और इस दौरान वंशवाद और विकास को लेकर एसपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। देश में 80-90% छोटे किसान हैं, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी भाइयों। जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी परिवार बढ़ता है तो बढ़ जाता है। उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूं भाइयों। बड़े अरमानों के साथ बेटी की शादी करा करके ससुराल भेज रहे मां बाप, जीवन में कितना बड़ा आनंद और संतोष होता है। लेकिन वही बेटी 5-10 साल के बाद 3 तलाक सुन के समाजवादी पार्टी पर, खासकर अखिलेश यादव पर हमला करने की एक और वजह बीजेपी और बीएसपी को मिल गई है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने कौशांबी में किया। कौशांबी में प्रधानमंत्री ने कल के अखिलेश यादव की जनसभा का जिक्र करते हुए कहा कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा उन्होंने अस्वीकार कर दी, ली नहीं। दरअसल पीएम ने आरोप लगाया कि कौशांबी में अखिलेश ने गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्वीकार नहीं की और ये दलितों का अपमान है। कौशांबी का ही एक वीडियो देख रहा था, यही का वीडियो था। ये गौर परिवारवादी किस तरह दलितों का अपमान करते हैं, ये उस वीडियो में साफ दिखाई देता है। इन गौर परिवारवादियों को भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक स्वीकार करना गंवारा नहीं है। ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? ये दलितों का अपमान है कि नहीं है?
ये पिछड़ों का अपमान है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है? लेकिन उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का तो मन नहीं करता है, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो मुंह में पानी छूट गया और चांदी का मुकुट तो लपक लिया। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर दलित समाज के अपमान का आरोप लगाया। सबसे पहले श्री अखिलेश यादव जी ने भगवान तथागत गौतम बुद्ध का अपमान नहीं किया है। उनको मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों का अपमान किया है और खुलेआम किया है, मंच पर किया है। उनको चांदी का मुकुट प्यारा है। उनको भगवान बुद्ध के प्रति इतना उनके अंदर रोष भरा है, तो भी कोई महापुरुष हो, कोई भगवान हो और कोई मूर्ति लेकर के आ रहा है देने से, या तो वो रोक देते कि हमारे यहाँ कोई ऐसा लेकर के नहीं आना, मंच पर ले जाना संपूर्ण मीडिया के सामने। जिस प्रकार से उन्होंने भगवान तथागत बुद्ध का अनादर किया है, उन्हें कभी मैं समझता हूं उनके अनुयायी माफ नहीं कर सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी माफ नहीं कर सकते, मैं भी नहीं माफ कर सकता, कोई जनता नहीं माफ कर सकती। इधर एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शिरकत की। पुणे में चल रहे एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद सकारात्मक बयान दिया। पीआईसी के प्रेसिडेंट रघुनाथ मशेलकर के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति दुनिया में सबसे तेज है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, जिसके दम पर साल 2030 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारा 60% योगदान पहुंच जाएगा। अगले एक दशक से पहले ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में एशिया और खासकर भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इस समय ग्लोबल इकोनॉमी में एशिया आकर्षण का केंद्र है और इसका दबदबा बढ़ता जा रहा है। 2020 में महामारी से प्रभावित होने के बावजूद एशियाई देशों की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रही। It will help India emerge as a global power. India will demonstrate that prosperity for all people and prosperity for our planet are not mutually contradictory goals. This transition will have other benefits as well, such as a huge number of green jobs. It will also mean massive foreign exchange savings, since energy and electronics are today India's biggest import goods. Finally, green and clean energy ensures better health and better quality of life for everyone on the planet. Therefore, I believe that the transition to new energy will indeed lead to a new earth-friendly industrial revolution.